नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं रोहित नाम के लड़के के साथ कुछ साल पहले घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, किसके साथ, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, आज से 5 साल पहले घटी थी, राजस्थान के अंदर मौजूद एक छोटे से गांव में। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को रोहित के बारे में जानना चाहिए कि रोहित किस टाइप का लड़का है और कैसे वहां पे पहुंचा जो उसके साथ इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना घट गई। जो ये रोहित है ना, ये बेसिकली जयपुर का रहने वाला लड़का, अच्छा खासा शहर में रहता था बचपन से ही, एक मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करता था और इसकी लाइफ में ना इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल चीज़ों में भी, और ब्लैक मैजिक हो या भूतिया चीज़ों हो, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता था, किससे क्या चीज़ें होती है, और उसने ये सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया था। जैसे कि भूत उत अगर है तो उनसे बात भी कर सकता था वो, जैसे कोई किसी ने किसी को ब्लैक मैजिक कर दिया तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक कर सकता था, ऐसी चीज़ें उसको आती थी। और इसको ना पढ़ने लिखने में नॉर्मल टाइप का लड़का था। नॉर्मली ये बीकॉम कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ग्रेजुएट हो जाऊँ, उसके बाद जो मेरा पैशन है मैं उसको फॉलो करूँगा और मैं वही काम करूँगा, इसीलिए इसने ऐसा सोचा। और उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है संजय नाम के लड़के से। संजय नाम का लड़का जो कि राजस्थान के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला, लेकिन वो जयपुर क्यों आया था? जयपुर बीकॉम करने के लिए। उसके कॉलेज में, मतलब रोहित के कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसकी क्लास में, सेम क्लास तक में था वो, तो ये दोनों साथ में पढ़ते थे और साथ में पढ़ते पढ़ते दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। रोहित और संजय एक बेस्ट फ्रेंड बन गए, बहुत ही कम टाइम में, 3-4 महीनों के अंदर ही बेस्ट फ्रेंड बन गए। और इनका जब तक वहाँ पे बीकॉम का चलता रहा तब तक मस्त पढ़ाई करते थे। जो रोहित है संजय को अपने घर भी लेके जाता था टाइम स्पेंड करने के लिए, खाने पीने के लिए, जब उसकी मम्मी कुछ बनाती थी तो। और जो संजय था वो तो रेंटेड हाउस में रहता था, ऐसा वाला था। तो ये सब कुछ करते करते इनका पता ही नहीं चलता, इनको इतने साल निकल जाते हैं बीकॉम के, इनकी ग्रेजुएट हो जाते दोनों। उसके बाद अब बारी आती है संजय की। संजय क्या बोलता है कि रोहित, मैं तेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ, तेरे घर वाले मुझे अपने बेटे सा प्यार किए हैं, मुझे फैमिली कमी कभी महसूस नहीं होने दी है, और आंटी इतना अच्छा अच्छा खाना वाना खिलाती थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब अपनी छुट्टी भी हो गई है, मैं गाँव जा रहा हूँ तो तू भी मेरे साथ मेरे गाँव चल। रोहित बोलता है वाह, मतलब गांव चलो, क्योंकि वो गांव कभी रहा नहीं था और ना ही उसे कोई रिलेटिव गांव में रहता था, वो हमेशा से जयपुर में ही रहा था, तो कोई छोटा सा राजस्थान गांव वो कभी घूमा नहीं था। तो संजय जब ऐसा बोलता है तो रोहित एक्साइटेड होता है, बोलता है हाँ हाँ मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ और चल लेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसा ही होता है, रोहित अपने मम्मी पापा से बात कर लेता है कि मैं संजय के साथ उसके गाँव जाने वाला हूँ। उसके घर वाले लकली रेडी भी हो जाते हैं। उसके घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा जा। तो रोहित और संजय दोनों टिकट कराते हैं उस गांव में जाने के लिए, जो छोटा सा गांव था वहाँ के लिए। उस मतलब पर्टिकुलर उस गांव में तो शायद ही कोई ट्रेन चलती है, ऐसा वाला था, लेकिन उससे थोड़ा पहले एक बड़ा शहर था, वहाँ के लिए ये लोग ट्रेन से उतरते हैं वहाँ पे, और वहाँ से ऐसी टैक्सी बुक करके ये लोग उसके गाँव जाते हैं, संजय के गाँव। संजय को गाँव को देख के अपना जो रोहित है बहुत खुश होता है, क्योंकि पूरा कल्चर फॉलो करने वाले लोग, जो राजस्थानी कपड़े होते हैं, राजस्थानी कल्चर होता है, वो पूरा फॉलो कर रहे हैं। वहाँ के लोगों का रहने का जो ढंग है, जो स्टाइल है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो इसको बहुत एक्साइटेड होता है देख देख के सारी चीज़ों को। तो संजय घर जाता है, संजय घर वाले बहुत अच्छे थे, अच्छे से उसका वेलकम करते हैं। वहाँ की जो फेमस डिश है जो गांव की, वो सब खिलाते विलाते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा उसके गांव, संजय गांव शाम के टाइम में घूमने उमने भी जाता है, उसके गांव में घूमने जाता है। तो उसी शाम संजय का एक दोस्त था गांव का रहने वाला, उससे बातों बातों में ही रोहित को एक बात बताता है। क्या बोलता है वो कि हमारे गांव का जो कब्रिस्तान है ना, वो बहुत भूतिया है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती शाम के टाइम में उसके आसपास भी गुजर जाए या उसके आसपास चले जाए। तो रोहित जैसे ये बात सुनता है कब्रिस्तान भूतिया है, उसकी एक्साइटमेंट की जो लेवल थी वो हाई हो जाता है। तो उसको सोचता है कि वाह यार, मतलब मुझे ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है और इस गांव में तो होता भी है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आएगा, मैं मस्त जाऊंगा वहाँ पे, एक्सप्लोर करूंगा। तो संजय का जो दूसरा वाला दोस्त था उससे बोलता है अपना रोहित कि चलेंगे ना अपन, आज शाम को बहुत मज़ा आएगा, चलते चलते आज रात में चलते हैं 10-11 बजे तक।
तो बोलता है दोस्त कि क्या 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 बात कर रहे हो भैया, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हमारे गांव से कोई नहीं जाता है, इनफैक्ट हमारे पापा या दादा तक जाने की हिम्मत नहीं होती है, मैं कैसे जाऊंगा। संजय का दोस्त ऐसा बोलता है, हम कभी कोई नहीं जा सकता, गांव में किसी से पूछ लो, कोई भी वहां पे कभी जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, जो लोग गए हैं ना वो जिंदा बच के वापस नहीं आए हैं। जैसी ये बात तो रोहित सुनता है, उसको ऐसा लगता है क्या है यार, मतलब क्यों नहीं जाने के लिए रेडी हो रहे। चलो ठीक है, मानता हूँ भूतिया है, लेकिन इतना क्या डरना भूत प्रेत जैसे चीज़ों से, ऐसा रोहित सोचता है। संजय से पूछता है तू चलेगा मेरे साथ घूमने, कल शाम को अपन चलते हैं। संजय बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं अगर चला गया तो मेरे घर वाले मुझे पता चले कि घर से निकलना भी बंद कर दे। एक तो इतने साल बाद में पढ़ के शहर से घर वापस आया हूँ, अपने गांव वापस आया हूँ, घर वाले या तो कमाने के लिए कहीं बाहर भेज देंगे या तो घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। संजय ऐसा बोलता है। लेकिन रोहित आज रात में उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। उसको ना बार बार उसके दिमाग में यही आ रहा था कि कैसे कब्रिस्तान में पहुंच जाऊं, कैसे भूत को एक्सप्लोर करूं, आखिर कौन सी भूत कौन सी चुड़ैल वहां पे रहती है, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ऐसे उसके दिमाग में बार बार सारी चीजें आ रही थी। तभी वो रात में उसको नींद नहीं आती है, क्या बोलता है, संजय के रूम में संजय को उठाता है झकझोर के, बोलता है उठ जा। संजय बोलता है क्या हुआ, बोल क्या हो गया, मतलब तू घबराया हो क्यों है। बोलता है घबराया कहाँ हूँ, एक्साइटेड हूँ भाई, देख के समझ में नहीं आ रहा है। संजय बोलता है हाँ बोल, क्या बोल रहा है। तो रोहित बोलता है एक काम कर, तेरे ना टेरेस पे चलते हैं। तो संजय बोलता है टेरेस पे क्यों जाएंगे, अभी रात में सो रहे हैं, सोने का टाइम हो रहा है, मेरे को इतनी नींद आ रही है। रोहित बोलता है देख यार, मैं तेरे गांव में सिर्फ 1 हफ्ते रहने वाला हूँ, चल ना प्लीज यार, मुझे टेरेस पे बैठना है और ऊपर का नज़ारा देखना है गाँव का। तो संजय अब बोलता है कि इतना मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बोल रहा तो चला जाता हूँ। वो अपनी नींद कुर्बान करके इसके रोहित के साथ इसके घर के टेरेस पे जाता है। वहाँ पे जाता है, वहाँ पे मस्त बैठ जाता है रोहित और ऊपर का नज़ारा देखने लगता है, तारे देखने लगता है, गांव का माहौल देखता है। पूरा गांव सन्नाटा सुनसान पड़ा हुआ है, एक इंसान की आवाज़ क्या छींकने खांसने की आवाज़ तक नहीं आ रही है, इतना सुनसान गांव। कीड़ों की आवाज़, गाय भैंसों की आवाज़ या बकरियों की, कुत्तों की आवाज़ आ रही है, लेकिन इंसानों की नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को देख के रोहित एक्साइटेड होता है और संजय से बोलता है यार मुझे ना भूत प्रेतों में बहुत इंटरेस्ट, तुझे पता ही है, तू मुझे बता ना तेरे गाँव का कांड क्या है, मतलब क्यों लोग उस कब्रिस्तान में नहीं जाते हैं। संजय बोलता है कि देख भाई, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इस गांव में ना एक लड़की रहती थी जिसका नाम मानसी था। उस लड़की के साथ शायद किसी आदमी ने कुछ बुरा किया और बुरा करके उसको ख़त्म किया, और ख़त्म करके शायद उसी कब्रिस्तान में उसको दफनाया है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा क्रूर है और तड़पती है और लोगों को परेशान करती है। तो ये सारी स्टोरी सुन के ऊपर बताता संजय, तो बहुत ना इसको बुरा लगता है अपने रोहित को, सोचता है कि बेचारी लड़की यार, उसकी क्या गलती थी, उसकी आत्मा बिना मतलब भटक रही है, क्यों किया उस आदमी ने। उस आदमी के बारे में पूछता भी है रोहित, लेकिन संजय बोलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, शायद उस टाइम की बात होगी और घर वाले लोग इतना सब कुछ नहीं बताते हैं। तो रोहित बोलता है कि ठीक है यार, अच्छा मतलब चल कोई बात नहीं। तो संजय बोलता है चले यार, अभी चले सोने क्या। तो बोलता है रोहित ठीक है चल, मेरे को नींद तो नहीं आ रही, तो चल सो जा। तो दोनों नीचे आते हैं और सोने के लिए लेट जाते हैं। रोहित को 1-2 घंटे सोचने के बाद नींद आ जाती है फाइनली, और ये सो जाता है। अब आती है दूसरे दिन की सुबह। दूसरे दिन सुबह आती है, उस दिन मस्त वहाँ का चीज़ें खाता वाता है, और आज वो डिसाइड करता है संजय से, बोलता है कि देख भाई, तू तो नहीं जाएगा कब्रिस्तान में, डिसाइडेड है ना, तेरे कोई दोस्त नहीं जाएंगे, डिसाइडेड है ना, मैं आज जाऊंगा और तू टांग नहीं अड़ाएगा। ऐसा बोलता है रोहित संजय को। तो संजय बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, मेरे लिए रिस्की हो जाएगा, तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तुझे अपने गांव घुमाने के लाया हूँ, ये सब सही नहीं है। तो बोलता है रोहित कि देख भाई, सही गलत तू मत बता, मुझे जाना है, अब तू मेरे को वो मत बोल कि मैं नहीं जाऊंगा, तू नहीं जा रहा इसका मतलब थोड़ी कि मैं नहीं जाऊंगा। तो संजय बोलता है देख ले भाई, सोच ले। बोलता है रोहित सोच लिया मैंने, तू बस अपने घर वालों को या किसी को नहीं बताएगा, हम लोग सोने चले जाएंगे, जब तेरे घर वाले सो जाएंगे तब मैं चोरी चुप्पे उस कब्रिस्तान के लिए निकलूंगा। एक काम तो कर सकता अभी भले वाला। तो संजय बोलता है क्या काम। तो बोलता है एक काम कर, दिन में मुझे ले जाके वो कब्रिस्तान एक बार दिखा दे, कि मुझे पता रहे कि कहाँ पे है, क्योंकि रात में मुझे आने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। ये भले का काम था, भले का काम था। तो संजय बोलता है ठीक है भाई चल, मैं दूर से ही दिखाऊंगा तुझे। रोहित बोलता है हाँ यार, तुझे दिन में भी भूत काटने लगा, अभी चल ना यार, क्या ही हो जाएगा। तो वो दोनों जाते हैं, और इनके गांव से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, एकदम जस्ट इनके गांव से बाहर निकले ही हैं, कब्रिस्तान लगा हुआ ऐसा वाला है। तो गया, मस्त रोहित देखा, संजय डरते डरते दूर से ऐसा करके देख रहा है, देखते देखते वापस घर आए, शाम का खाना वाना खाए, उसके बाद सोने के लिए चले गए। आज
जैसा कि डिसाइड किया था अपना रोहित कि मैं जाने वाला हूँ, वैसा जैसे इसके घर वाले सब सोते हैं वो घर से निकल जाता है चुपके चुपके उस कब्रिस्तान में जाने के लिए। उसने अपना एक फ़ोन रखा था, स्मार्टफोन ही था जिसका फ्लैश लाइट वो ऑन करके गांव में घूम सकता था, क्योंकि बिजली इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत रोशनी थी, ऐसा वाला था। तो उस गांव में निकलता है। लेकिन आज पहली बार रोहित को थोड़ा डर लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैं इतनी भूतों से बात करने की कोशिश किया हूँ, लोग इतना एक्सपीरियंस किया हूँ, इतना एक्सप्लोर किया हूँ, लेकिन कभी इतना डर नहीं लगा। आज इस गाँव में घूमने में भी डर क्यों लग रहा है मुझे। लेकिन ज़्यादा ना डरते हुए अपना फ्लैश लाइट ऑन करके फ़ोन का वो धीरे धीरे चलते चलते सुनसान गांव से निकल के पहुंच जाता है कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचता है, वहां का माहौल बिल्कुल ही क्रीपी और बिल्कुल ही अलग था, जैसा कि हर केसेस में होता है। वहां पे पहुंचता है कब्रिस्तान के अंदर, पूरे कब्रिस्तान को ऐसे ढूंढता है, पता नहीं किसको ढूंढ रहा है, देखता है पूरा, सोचता है यहीं पे चुड़ैल आती है ना, लोगों को परेशान करती है, सब सोच रहे हैं, उसके माइंड में वही थॉट्स चल रहे हैं। पूरे कब्रिस्तान में घूम रहा है। एक अजीब सा धुआं फैला हुआ था पूरे कब्रिस्तान में, जैसा कि एकदम क्रीपी सा धुआं, जैसा फिल्मों में नहीं दिखाता वैसा टाइप कुछ फैला हुआ था। वो जाता है और एक कब्र पे बैठ जाता है, जो कब्र बनी हुई थी ना, पत्थर बना के रखते हैं, उस पे जाके बैठ जाता है और सोचता है कि अब भूत आए एक्सपीरियंस करूँ और वहां से जाऊं। बैठा रहता है, आधे घंटे निकल जाते हैं, 1 घंटे निकल जाते हैं, कोई भूत नहीं आता है। लेकिन जैसे ही रात की टाइम होता है ना, 11:30 पौने 12 बजे का, वैसे ही कब्रिस्तान के अंदर से उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में रो रहा है, कोई बिलख बिलख के रो रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है और चारों तरफ उसे देखना चालू कर देता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी जो रोने की आवाज़ आ रही थी धीरे धीरे चीखने चिल्लाने में बदल जाती है। चीखने, जैसे कोई बहुत ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के चीख रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगती है। अब वो अंदर से थोड़ा थोड़ा डरने लग रहा था, धक धक हो रहा था, लेकिन अपने मुंह को ऐसे ही रखा था, फेस को, और वो सोच रहा था कि मैं डर नहीं दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए, जो मेरा डर अंदर है उसको बाहर नहीं आने दूंगा। चुपचाप ऐसे कब्र बैठा है। तभी उसे अचानक से उसके एक हाथ दूर, पता नहीं कैसे कहाँ से वो लड़की आती है, कुछ उसको समझ में नहीं आता है, एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, जिस लड़की ने राजस्थानी जो कपड़ा बोल सकते हैं ना, उसी टाइप का कुछ पहनी थी, जैसे घाघरा चोली होता है राजस्थान का, उसी टाइप कुछ पहनी थी, और उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी थी। वैसी लड़की खड़ी है और उसको बस ऐसा घूर घूर के देख रही है। ये उसको देखता है तो समझ नहीं पाता कि इधर से आई, किधर से आई, दिखी नहीं मुझे, लेकिन ये लड़की भी है कि नहीं है, शायद वो कोई चुड़ैल तो नहीं है जो जिसके बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन वो अपने डर को ऊपर नहीं आने दे रहा था। जो लड़की इसको जैसा देख रही थी, अभी तक देख रही थी, वह अजीब सी स्माइल करने लगती है। उसकी शक्ल पे एक अलग सी रोशनी दिखाई दे रही थी। अंधेरा सा कब्रिस्तान पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन तो भी उसकी लग रहा था उस शक्ल में कुछ रोशनी है, जिसकी वजह से उसके एक्सप्रेशन को ये देख पा रहा था। तो वो लड़के से स्माइल करते करते अभी जोर जोर से हंसना चालू कर देती है, और जोर से हंसने लगती है और बोलती है, आ गया तू मरने के लिए, चल अच्छा है, बहुत टाइम बाद कोई यहाँ पर आया, किसी की हिम्मत हुई है, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। जैसे ही ये बात सुनता है अपना रोहित, अंदर जितना घबरा रहा था ऊपर से और ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन अपने घबराहट को संभालते हुए बोलता है, लेकिन तुम क्यों मार रही हो लोगों को, क्यों मारना चाहती हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुझे तुम्हारी कहानी के बारे में पता चला था कि तुम्हें किसी ने बहुत तड़पा मारा था, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ, तुम्हारे नाम का कुछ पूजा पाठ करवा दूंगा, या तुम्हारी बॉडी का अंतिम संस्कार प्रॉपर तरह से करवा दूंगा। वो जो चुड़ैल अभी तक जोरों से हंस रही थी ना, वो अचानक शांत होती है, जैसे कि किसी ने उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला हो। अचानक शांत होती है और बोलती, तू क्यों करवाएगा मेरा अंतिम संस्कार, तू भी तो एक लड़का ही है ना, तू क्यों करवाएगा? वो बोलता है कि मैं लड़का हूँ, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किसी लड़के ने ही मारा था और ये सब कुछ किया था, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ से निकलवाऊंगा और प्रॉपर जिस धर्म से उस धर्म से तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगा, और तुम्हारे नाम का एक पूजा भी करवाऊंगा। तो वो चुड़ैल जैसी ये बात सुनती है ना, वहाँ से गायब हो जाती है, बिना कुछ बोले गायब हो जाती है। समझ नहीं पाता है कि क्या चाह रही थी वो, मुझे डरा रही थी, और ये सुन के बिना गायब कैसे हो गई। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक फिल्म जैसी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, और फिल्म देखते देखते ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है।
वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हुए सोचता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल जाऊं और गांव चला जाऊं। वो कब्रिस्तान से बाहर निकल तो रहा था, लेकिन एक डर के साथ निकल रहा था, अचानक से मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, क्योंकि है तो एक आत्मा, इंसान थोड़ी है जो ऐसे ही उसके ऊपर अपन विश्वास कर लेंगे। लेकिन कैसे कैसे डरते डरते कब्रिस्तान से बाहर निकलता है और रोड से, सुनसान रोड से चलते चलते उसके संजय के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन वो चुड़ैल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। पूरी रात वो सो नहीं पाता है, डर के मारे कि अगर मैं सो गया तो मेरे ऊपर शायद अटैक ना कर दे, मेरे साथ चिपट के ना चली आई हो। पूरी रात वो जागते जागते उठते बैठते ही पूरी रात निकाल देता है। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है और ये सारी बातें वो संजय और उसकी फैमिली वालों से बताता है, वो लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, तुमने बोला उसके बाद गायब हुई, मतलब वो कुछ नहीं करेगी, शायद उसकी आत्मा चाहती हो कि उसका अंतिम संस्कार हो, हम करेंगे। जो उसकी बताओ तुम कौन सी कब्र के पास खड़ी थी, वो तो बताता है कि इस कब्र के पास खड़ी थी। तो उस कब्र के अंदर से उसकी बॉडी को निकलवाते हैं, पता लगवा के कि किसी और की तो नहीं है, वैसे पता निकलवाते हैं और प्रॉपर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। एक पंडित जी को बुला के पूजा पाठ करवाते हैं। संजय के फैमिली वाले भी काफ़ी मदद करते हैं रोहित की। उसके बाद से उनके गाँव का माहौल बिल्कुल अलग हो गया था। उसके बाद से जो लोग, मतलब बाई चांस कोई आ भी जाता था कब्रिस्तान के रास्ते से, उन्हें कुछ भी नहीं होता था, और ना ही हंसने रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना ही किसी चुड़ैल के अटैक करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उनके गांव का माहौल बिल्कुल ही अलग हो गया। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि उनके गांव में जो बाई चांस कभी चोरियाँ होती थी, वो चोरियाँ होनी भी बंद हो गई। जैसा कि कोई शायद उनके गांव को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई उनके गांव को बाहर के ऐसे लोगों से बचा रहा है जो कि चोरी करने आते हैं या कुछ डाका डालने आते हैं, वैसे लोगों से बचा रहा है। तो गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उनको ऐसा लगा कि जो चुड़ैल है वो एक देवी के रूप में हमारे गांव की रक्षा कर रही है। तो उस चुड़ैल के नाम पे गांव वाले लोगों ने एक छोटा सा मंदिर टाइप बनवा दी है, और वहाँ पे लोगों ने कुछ कुछ चढ़ाना और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना चालू कर दिए। कुछ कुछ चढ़ाने लगे वहाँ पे, जैसे ये फ्रूट हो गया, कोई आते जाते कुछ रख देता है, कोई खाना वाना लेके जा रहा है रास्ते में तो वहाँ पे थोड़ा सा रख दिया, ऐसा करने लगे। उसके बाद से लेके अभी तक 5 साल बीत गए हैं। उनका गांव एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा गांव हो गया है। कब्रिस्तान के रास्ते में क्या, कब्रिस्तान के अंदर भी कोई रात में चले जाए तो कुछ भी नहीं होता है उसे। अब ऐसा कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन रोहित के लिए ना वो जो टाइम था ना, बहुत टफ टाइम था। उस दिन को वो भूल नहीं पाया है और उस चीज़ को ना बहुत प्राउड फील करता है कि मेरी वजह से उस चुड़ैल की आत्मा को शायद मुक्ति मिल गई और गांव के लोगों को भी उससे मुक्ति मिल गई। रोहित क्या, मैं खुद नहीं भूल पाऊंगा इस स्टोरी को, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा सुना हूँ कि कब्र की चुड़ैल को एक रक्षक का ओहदा मिल गया गांव का, वही तो, और सब लोग उसे पूजने लगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो आत्माएं होती है वो इस तरह की परेशानियों से जूझ रही होती है, तड़प रही होती है, बहुत कहीं से परेशान रहती है, तभी तो ऐसी भटक रही होती है। हमेशा उनका मकसद नहीं रहता है कि सभी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन अब मैक्सिमम लोग तो पहुंचते हैं तो क्या ही बोले। इस दुनिया को समझना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत। आज की इस कहानी को इतना ही रखते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।